एनर्जी एंड पावर। एनसीईआरटी के थ्रू ये चैप्टर नंबर 6 है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वर्क की। वर्क क्या होता है? सपोज हमारे पास एक मास गिवन है जो इस सरफेस पे रखा हुआ है, हमने इस पे एक फोर्स अप्लाई किया जिससे ये डिस्प्लेस होकर ए से बी पर चला जाता है। सपोज डिस्प्लेसमेंट इज डी एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। तो यहां पर वर्क को डिफाइन किया गया है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा वर्क होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट। अब जानते हैं हम डॉट प्रोडक्ट में एफ डी कॉस थीटा होता है, ये दोनों के मैग्नीट्यूड हो गए और ये इनके बीच का एंगल। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो डिपेंडिंग ऑन थीटा। इफ थीटा इज लेस देन 90 दैट इज अक्यूट। यहां पर आप देखेंगे वर्क पॉजिटिव होता है, ठीक है। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 दैट इज ऑब्ट्यूस, ये वर्क नेगेटिव होता है। बट इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 देन राइट एंगल, देन वर्क इज जीरो। ये तीनों केसेस आप देख लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज हम क्या करते हैं, एक बॉडी को ऐसे खींच रहे हैं, एक वायर के थ्रू हमने इसे बांध दिया और खींच रहे हैं। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल है लेस देन 90 है। इस केस में वर्क पॉजिटिव होगा। बट सपोज करते हैं हमारे पास ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही है इस डायरेक्शन में और हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहां पर क्या होगा? नेगेटिव होगा, बिकॉज आप देख रहे हैं एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री ऑब्ट्यूस है। वर्क डन बाय, सपोज हमारे पास एक वर्कर है, कुली है। ये क्या कर रहा है कि ब्लॉक सर पे बोझ लेकर मूव कर रहा है। तो ये क्या करता है, फोर्स ऊपर की ओर लगाता है और डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर फिजिक्स के थ्रू कोई ये वर्क कर नहीं रहा, ठीक है। बट इसके मसल्स वर्क कर रहे होते हैं, इसलिए ये थक जाता है। लेकिन फिजिक्स के थ्रू ये कोई वर्क नहीं कर रहा क्योंकि ये फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये तीन केसेस हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें एसआई यूनिट ऑफ वर्क तो ये हो जाता है जूल, जे से डिनोट करते हैं। और इसकी सीजीएस यूनिट होती है अर्ज। आपको याद रखना होगा 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ज, ठीक है। डायमेंशन की अगर बात करें तो इसकी डायमेंशन वैल्यू, डायमेंशन फॉर्मूला ml स्क्वायर t-2 ये हो जाता है। वर्क हो या एनर्जी हो, दोनों की यूनिट सेम होती है, ठीक है। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज हमारे पास बॉडी ए पर प्लेस है जिसका पोजीशन 2 3 है, इसके कोऑर्डिनेट 2 3 दिए हुए हैं। हमने इस पे एक फोर्स अप्लाई किया एंड फोर्स इज 2i कैप माइनस 3j कैप। सपोज हमारे पास ये फोर्स है, हमने इस ब्लॉक पे जो ए पर प्लेस है उस पर फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेस होकर 4 6 पर चली जाती है। सपोज करते हैं 4 2 पर चली जाती है। हमसे पूछा गया फाइंड द वर्क डन इन दिस केस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। हमने डिस्प्लेसमेंट पता करनी होगी और डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। सपोज हमारे पास पोजीशन ये r1 है, ये r2 है और हमने जब फोर्स अप्लाई किया तो इसका पोजीशन r1 से चेंज होकर r2 पे, तो r2 माइनस r1 ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स 4i कैप 2j कैप माइनस 2i कैप 3j कैप, ये हो जाता है 2i कैप माइनस j कैप। ये डिस्प्लेसमेंट हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्स हमारे पास दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप। अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स को हमने 2i कैप माइनस 3j कैप लिख दिया और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को 2i कैप माइनस j कैप।
आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाले आई से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जे वाले जे से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हमने 2 को 2 से किया 4, बीच में माइनस माइनस प्लस, 3 1 3, दैट इज हमारे पास 7 जूल। ये होता है वर्क डन इस केस में, ठीक है। तो वर्क निकालने के लिए सिंपल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। नाउ एक और कॉन्सेप्ट है इस वर्क में, हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, इसका ग्राफ गिवन है। तो इसके नीचे का जो एरिया होता है, सपोज करते हैं हम फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स को अप्लाई किया गया और वो कांस्टेंट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ये कर्व है। इसके नीचे का जो एरिया होता है, एरिया अंडर कर्व, ये इक्वल होता है वर्क डन के, ठीक है। तो फोर्स को डायरेक्ट यहां पर आप देख रहे हैं रेक्टेंगल जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया वर्क डन के इक्वल होगा। बट इन केस अगर फोर्स वेरिएबल हुआ, इस तरीके से वेरिएबल फोर्स हुआ और ये बॉडी को D1 से लेकर D2 तक डिस्प्लेस कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहां पर फोर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, इसके नीचे का जो एरिया होगा उसे निकालना होगा। इट मींस फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को हम इंटीग्रेट करेंगे D1 से लेकर D2 तक, तब जाकर हमारे पास एरिया मिलेगा यहाँ पर, और इस एरिया की वैल्यू क्या होगी, वर्क डन के बराबर होगी। एक क्वेश्चन छोटा सा देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको कि ये वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन कैसे मेज़र किया जाता है और कांस्टेंट फोर्स के लिए कैसे मेज़र किया जाता है। सपोज हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट में, सेकंड फर्स्ट तो हो चुका, सेकंड में फोर्स की वैल्यू दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस -2, इतने न्यूटन का फोर्स है जो कि एक्स एक्सिस पे अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, डिस्प्लेसेस फ्रॉम 1 मीटर टू 4 मीटर, 1 से लेकर 2 मीटर तक ये डिस्प्लेस हो रही है बॉडी। तो आपको वर्क डन निकाल, तो वर्क डन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हम इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ 1 से लेकर 4 मीटर तक लिमिट लेनी होगी। फोर्स की वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और यहाँ पर हमने dx मल्टीप्लाई किया 1 से लेकर 4 तक। देखिए ये 2x स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 2x क्यू अपॉन 3, 3x है यहाँ पर तो x स्क्वायर अपॉन 2, फिर 2 है तो इसके साथ x। हमने लिमिट क्या लेना होगा, 1 से लेकर 4 तक। पहले आपको अपर लिमिट रखना होता है, तो आप 4 को यहाँ पर पुट करेंगे, तो 2/3 4 का क्यूब, 3/2 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4, बीच में माइनस का साइन, फिर आप 1 पुट करेंगे, 2/3 1 का क्यूब, 3/2 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, और जब इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका टोटल वर्क डन आ जाता है, ठीक है। एक कांस्टेंट फोर्स के लिए भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक फोर्स अप्लाई हो रहा है 10 मीटर तक, ये 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फोर्स की वैल्यू घटते जा रही है और 20 मीटर तक ये इस तरीके से डिक्रीज हो रही है। पहले 20 न्यूटन तक का फोर्स 10 मीटर तक कांस्टेंट फोर्स था, अब इस फोर्स की वैल्यू घट के 10 न्यूटन हो जाती है। ये कुछ इस तरीके से ग्राफ गिवन है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन है। हमसे पूछा गया वर्क डन क्या होगा, तो यहां पर अगर आपको वर्क डन पता करना है तो सबसे पहले आपको एरिया मेजर करना होगा, एरिया अंडर कर्व। तो सबसे पहले ये वाला एरिया मेजर कर लेते हैं, फिर इस ट्रापीजियम का एरिया मेजर कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और ये हमारा वर्क डन आ जाएगा। यहाँ पर इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाता है 10 इंटू 20 प्लस, फिर ये हमारे पास ट्रापीजियम है, ट्रापीजियम का एरिया होता है
हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज 10 + 20, ये 10 और ये 20 इंटू हाइट, हाइट इनके बीच भी 10 ही है। तो आप यहाँ से ये आपका 350 जूल, ये हमारा वर्क डन आ जाता है। तो एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेट टू बी इज इक्वल्स टू वर्क डन। ठीक है, नाउ हम बात करने वाले हैं अब एनर्जी की। देखिए, एनर्जी होती है कैपेबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो हमारे पास जो ये एनर्जी है ये दो तरीके की होगी। फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो मोशन के थ्रू जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सपोज हमारे पास ये बॉडी है, m मास की बॉडी है, इसमें v वेलोसिटी है, तो इस समय इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv² होगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मोशन के थ्रू जो बॉडी में एनर्जी होती है उसी को हम कहते हैं काइनेटिक। नाउ पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, सपोज हमने क्या किया, बॉडी यहाँ पर रखी हुई थी इस लेवल पे, हमने उठाकर इसे h हाइट पर रख दिया। ठीक है, सपोज यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया, इसके पोजीशन में चेंज कर दिया, तो अब यहाँ पर जो इसकी एनर्जी हो गई बढ़ गई mgh। इसकी जो हाइट है हमने ऊपर रख दी, m मास के बॉडी को हमने h हाइट तक रख दी, तो यहाँ पर जो एनर्जी हो गई mgh हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड शेप और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी एसोसिएट होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो कि mgh के इक्वल होती है। अब हम बात करेंगे ये एक्सप्रेशन कैसे आया, हाफ mv² कैसे आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी को देख लेते हैं, उसके बाद पोटेंशियल की बात करेंगे। ठीक है, देखिए सपोज हमारे पास ये बॉडी है, m मास की बॉडी है, हमने इस पे फोर्स लगाया F। अभी इस पे इसकी शुरुआत की वेलोसिटी 0 थी, बाद में इसकी वेलोसिटी हो जाती है v। ओके, अब यहां पर आप जानते हैं v² = u² + 2as होता है। ठीक है, अगर ये फोर्स कांस्टेंट है, फॉर कांस्टेंट फोर्स, पहले इसके लिए देखेंगे फिर वेरिएबल फोर्स के लिए देखेंगे। यहां पर u 0 है, हमने दोनों तरफ हाफ m मल्टीप्लाई किया, इधर भी हाफ m मल्टीप्लाई किया, हाफ से हाफ कट गया, ma × s। ma की वैल्यू होती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये आपका निकल आता है वर्क डन, और ये है आपका हाफ mv²। तो देख रहे हैं आप कि वर्क डन जो आपने किया इस फोर्स के थ्रू, ये कहाँ चली गई? उसके काइनेटिक एनर्जी में, और वो किसके इक्वल है? हाफ mv² के इक्वल है। तो हमारे पास जो वर्क डन है जो हमने फोर्स के थ्रू किया वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ mv² हो जाता है। ठीक है, नाउ अगर हमारे पास वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स के केस में आपको याद रखना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक है ना। नाउ अभी तो हम छोटे से फोर्स की बात करें, स्मॉल वर्क डन, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रख दिया हमने, ये वैल्यू हो जाती ma/dx। m a की जगह पे dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होता है। नाउ यहाँ पर dx के नीचे dt को रख दिया, m dv एंड ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है, ये हमारा वर्क डन है। तो mv/dv ये छोटा सा वर्क डन है, हमने इसे इंटीग्रेट करना होगा कहाँ से कहाँ तक? 0 से w, वर्क डन की ओर 0 से w, और यहाँ पर 0 से v तक। देखिए अभी यहाँ पर 0 से v तक,
m को बाहर लिया, v का पावर 1 dv। अगर इंटीग्रेट करेंगे v के पावर 1 को तो ये v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसे आप लिमिट लेंगे 0 से लेकर v तक, और m बाहर है ही, और इधर आपका टोटल वर्क डन आ जाता है। तो m v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2, पहले अपर लिमिट रखेंगे यहाँ, फिर बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट। तो यहाँ से देख रहे हैं हाफ m v स्क्वायर। तो वर्क डन की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी आ रही है, हाफ m v स्क्वायर के इक्वल आ रही है। तो वर्क डन इक्वल होता है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। तो दोनों ही केसेस में चाहे वो वेरिएबल फोर्स हो या फिर कांस्टेंट फोर्स हो, हाफ एम वी स्क्वायर आता है, ठीक है। नाउ हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, और फिर इस पे क्वेश्चन देखेंगे। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी होती है, ओके। हमने क्या किया, ऊपर एक m मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाता है m स्क्वायर वी स्क्वायर। ऊपर में m मल्टीप्लाई करते तो नीचे में मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए ऊपर में हमने मल्टीप्लाई किया, m स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया, नीचे में m आ गया, तो एम वी का होल स्क्वायर अपॉन में 2m, ये आपकी आ जाती है काइनेटिक एनर्जी। एम वी को आप लिख सकते हैं p, तो p स्क्वायर अपॉन 2m आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, p स्क्वायर अपॉन 2m। नाउ अब समझते हैं एक क्वेश्चन है, इफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम is increased by 50%, find the percentage change in its kinetic energy। देखिए समझिए इस बात को, शुरुआत में मोमेंटम की वैल्यू p है, ठीक है। यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, p स्क्वायर अपॉन 2m रिलेशन के थ्रू। नाउ अब P फाइनल की वैल्यू P में P का 50% इंक्रीज हो जाता, तो P प्लस 0.5P दैट इज 1.5P। हमारे पास नाउ जो मोमेंटम की वैल्यू है वो है 1.5P। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 1.5P का स्क्वायर अपॉन 2m के इक्वल होगी। तो यहाँ से 2.25 p स्क्वायर अपॉन 2m, ये आपकी फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी है और ये इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी है। नाउ अब क्या करते हैं, हमें निकालना परसेंटेज चेंज। तो पहले तो आप चेंज को निकाल लो, फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को माइनस कर देते हैं, तो 2.25 p स्क्वायर अपॉन 2m माइनस p स्क्वायर अपॉन 2m, अगर माइनस करेंगे तो p स्क्वायर अपॉन 2m कॉमन आ जाता है, 2.25 माइनस 1, तो ये आ जाता है 1.25 p स्क्वायर अपॉन 2m, ये आ जाती है आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर हम बात करें तो उस चेंज को 100 से मल्टीप्लाई करके और शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा 1.25 p स्क्वायर अपॉन 2m है, इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और फिर p स्क्वायर अपॉन 2m से डिवाइड कर दिया। तो ये देख रहे हैं 125% इंक्रीमेंट परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में मिल जाता है, ठीक है। सो हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। नाउ आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। If question number 2, momentum, if kinetic energy of system is increased by 300%, find the percentage change in momentum। पहले वहां पर मोमेंटम में 50% का चेंज होता था,
ठीक है। और फिर आपसे पूछी जाती है थी कि काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगी परसेंटेज। नाउ यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में 300% का चेंज हुआ है और आपसे मोमेंटम में चेंज पूछा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी आप के अज्यूम कर लें। तो यहाँ पर आपको पता है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है p²/2m। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन है। तो 2m ke इसका अंडर रूट p के इक्वल होगा। 2m ke इज p। नाउ शुरुआत की जो काइनेटिक एनर्जी है वो k के इक्वल है, तो यहाँ पर जो मोमेंटम की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2m k। ये इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू होगी। नाउ अब हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दिया, इसमें 300% का चेंज ला दिया, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है 4k। नाउ अगर हम यहाँ पर मोमेंटम की बात करें तो 2m × k की जगह पे 4k पुट कर देंगे, ठीक है। 4k को रूट से बाहर निकालेंगे, 2m k, ये हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हम बात करेंगे फाइनल मोमेंटम की वैल्यू आ गई। हम चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। देखिए फाइनल हमारे पास क्या है 2m k माइनस 2m k। अब यहाँ से ये क्या आ जाता है 2m k, 2 में से 1 चला गया, 1 बच गया। लेकिन हमें चाहिए परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम में जो परसेंटेज चेंज होगा उसके चेंज को 100 से मल्टीप्लाई करके शुरुआत के मोमेंटम से डिवाइड कर देंगे। आप देख रहे हैं जो चेंज की वैल्यू है वो कितनी है 2m के अंडर रूट इंटू 100 अपॉन में 2m के, यहाँ से कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है आपका 100%, ठीक है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को 300 टाइम्स इंक्रीज कराएंगे तो मोमेंटम में 100% का चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है।